यही है असली चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स की सबसे ऊंची मिसाल। दोनों का जन्म एक ही अस्पताल में हुआ था, एक ही किंडरगार्टन, एक ही प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल भी साथ में पढ़े। जब से होश संभाला कभी अलग नहीं हुए। तामाको और मोचिजो आमने सामने वाले पड़ोसी थे। जब भी तामाको को मदद चाहिए होती, मोचिजो हमेशा वक्त पर आ जाता। बचपन से लेकर अब तक हमेशा ऐसा ही रहा। तामाको की मां का देहांत जल्दी हो गया था। मोचिजो को डर था कि वो अकेलापन महसूस करेगी, तो मोचिजो ने तामाको को एक टिन फोन गिफ्ट किया और यहीं से दोनों का रिश्ता और गहरा जुड़ गया। हाई स्कूल में आने के बाद भी वो अक्सर उसी टिन फोन पर देर रात तक बातें करते। वो जोड़ी वाला टिन फोन उनके दिल की बातें कहने का पुल बन गया था। धीरे धीरे मोचिजो को तामाको से प्यार होने लगा। उसके कंप्यूटर में बस उसी के वीडियो भरे पड़े थे, पर उसमें कभी दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटी। ग्रेजुएशन नजदीक आते ही सबने अपने अपने फ्यूचर प्लान तय कर लिए थे। सिर्फ तामाको चाहती थी अपने पापा का काम आगे बढ़ाए, गांव में रहकर मोची का बिजनेस संभाले। उसे नहीं पता था मोचिजो का सपना एक एनीमे डायरेक्टर बनने का था और इसके लिए वो किसी बड़े शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। मोचिजो उलझन में था, तामाको को अपने दिल की बात बताए या नहीं। वो थोड़ा शर्मा भी रहा था और डर भी रहा था कि कहीं ठुकरा न दिया जाए। पूरे दिन बेचैन सा रहने लगा। माँ ने उसका ये हाल भांप लिया। माँ की बातों ने मोचिजो को बहुत हिम्मत दी। कमरे में वापस आकर उसने फौरन वो टिन फोन निकाला। सोचा इसी के जरिए तामाको से दिल की बात कहेगा, पर खिड़की से बाहर देखा तो ठीक उसी वक्त तामाको घर लौट रही थी। मोचिजो फिर से शर्मा गया। कमरे में अकेला खड़ा दिमाग में जंग लड़ता रहा। यूं ही करते करते रात हो गई। आखिरकार मोचिजो ने हिम्मत जुटा ली। उसने खिड़की खोली और टिन फोन सीधा फेंक दिया। सोचा अगर तामाको ने इसे पकड़ लिया तो जो कहना है सब कह देगा, पर किसे पता था वो टिन फोन सच में मोचिजो ने खुद वापस उठा लिया। इससे मोचिजो थोड़ा नर्वस हो गया। तभी तामाको की छोटी बहन पेन रिफिल लेने उसके कमरे में आई और ठीक उसी वक्त मोचिजो को टिन फोन फेंकते हुए देख लिया। इस तरह मोचिजो की पहली बार दिल की बात कहने की कोशिश नाकाम हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। सोचा अगली सुबह फिर से तामाको से मिलकर बताएगा। डिनर के बाद मोचिजो नहाने का सामान लेकर बाथ हाउस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक गेट पर तामाको से मुलाकात हो गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अभी अभी दिल की बात कहने में नाकाम हुआ। मोचिजो का चेहरा फौरन लाल हो गया। समझ नहीं आया क्या बोले। पता चला तामाको ने स्कूल के परफॉर्मेंस के लिए नाम लिखवाया था। हर सुबह उसे बैटन प्रैक्टिस करनी होती थी। उसका बैलेंस बहुत कमजोर था। हर बार स्टिक पकड़ने में चूक जाती, इसलिए उसे बाकियों से जल्दी जाना पड़ता था। मतलब अगली सुबह मोचिजो को तामाको बिल्कुल नहीं मिलने वाली थी। उसका दिल की बात कहने का प्लान फिर बिगड़ गया। मजबूरी में अगले दिन मोचिजो प्रैक्टिस रूम के गेट पर चुपचाप उसका इंतजार करता रहा, पर ठीक तभी उसके दोस्त वहां आ पहुंचे। सबको पता था मोचिजो को तामाको पसंद है, तो वो गेट पर खड़े होकर उसे छेड़ने लगे। टांग टीचर ने लड़कियों का ध्यान खींचा, जाहिर है तामाको का भी। क्लासमेट्स को शायद मोचिजो के दिल की बात पता चल चुकी थी, सिर्फ तामाको को ही कुछ पता नहीं था। खासतौर पर तामाको की बेस्ट फ्रेंड श्याओयू को। उसने एक से ज्यादा बार मोचिजो को चुपके से तामाको को निहारते देखा था। उसे तामाको की खुशी की बहुत फिक्र थी। शर्माया सकुचाया मोचिजो को देखकर उसने फैसला किया इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इस तरह मोचिजो ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने तामाको को बचपन वाली उसी नदी किनारे बुलाया। बहुत देर तक मन में उथल पुथल चलने के बाद आखिरकार वो बात कह ही दी जो वो इतने वक्त से कहना चाहता था। इस अचानक इजहार ने तामाको को चौंका दिया। उसे समझ नहीं आया क्या करे और गलती से नदी में गिर गई। मोचिजो ने फौरन उसे बाहर खींच लिया। तामाको का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वहां से भागना ही सही समझा। समझ नहीं आ रहा था मोचिजो का सामना कैसे करे। बचपन से लेकर अब तक तामाको हमेशा मोचिजो को बड़े भाई जैसा मानती आई थी। उसे खुद नहीं पता था ये रिश्ता पारिवारिक है या दोस्ती वाला, पर प्यार वाली बात कभी सोची ही नहीं थी। क्या वो खुद मोचिजो को पसंद करती है? तामाको को खुद नहीं पता था। घबराया हुआ घर पहुंचने के बाद मोचिजो उसका छूटा हुआ बैग लेकर उसके गेट तक आया, पर तामाको ने दरवाजा नहीं खोला। अभी उसकी हालत बस बेचैन सी गुमसुम कहलाने लायक थी। दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, मोचिजो। यहां तक कि खाना बनाते वक्त भी खाना जला बैठी। इसके बाद घरवाले चाहे जो भी नाम पुकारें, तामाको को बस मोचिजो ही सुनाई देता। इससे घरवाले काफी परेशान हो गए। डिनर के बाद तामाको को अचानक अपना छूटा हुआ बैग दिखा। इससे उसे फिर मोचिजो के इजहार वाली बात याद आ गई। उसका चेहरा फौरन लाल हो गया। बहन को लगा तामाको को तेज बुखार आ गया है। उसने जल्दी दवाई खाने को कहा। सिर्फ तामाको जानती थी ये कैसी बेचैनी और शर्माने वाली फीलिंग थी। उधर मोचिजो को भी थोड़ा पछतावा होने लगा था। उसे डर था कि अब शायद तामाको के साथ दोस्ती भी न बचे। स्कूल लौटने के बाद तामाको का दिमाग बस यही सोचता रहा
कि मोचिजो के साथ रिश्ता कैसे संभाले। प्रैक्टिस में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। पहले से कमजोर बैलेंस वाली वो स्टिक पकड़ने में चूक कर बार बार गिरने लगी। वो मोचिजो से बचने लगी। जहां भी मोचिजो होता वो अनदेखा करने का नाटक करती। क्लास में भी पूरे दिन एक शब्द तक नहीं बोल पाती। श्याओलू को तामाको का कुछ अजीब होना समझ आ गया तो उसने जानबूझकर सारी सहेलियों को बुला लिया। सबने मिलकर तामाको से उसका मन टटोला। सबको पता था मोचिजो ने उसके सामने इजहार किया है, तो सब उसे समझाने लगे कि इसका सामना करना सीखो। पसंद है तो कह दो, नहीं पसंद तो साफ मना कर दो। अगर यूं ही टालती रही तो दोनों का दिल यूं ही उलझा रहेगा। आखिरकार तामाको ने थोड़ा हिम्मती बनने का फैसला किया। अगली बार जब मोचिजो से सामना हुआ तो उसने खुद आगे बढ़कर हाय कहा। हालांकि दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई, पर तामाको हर वक्त बड़ी फॉर्मल सी संकोच भरी रहने लगी। उस सुबह तामाको मार्केट स्ट्रीट पर टहल रही थी, दिल हल्का करने। हमेशा की तरह पड़ोसी उसे गर्मजोशी से गुड मॉर्निंग कह रहे थे। बस एक चीज अलग थी, मोचिजो हमेशा की तरह खिड़की से उसे हाय नहीं बोला। तामाको और ज्यादा बेचैन होने लगी। उसे मोचिजो को खोने का डर सताने लगा। साथ ही ये भी डर था कि क्या वो उसकी भावनाओं को अपना पाएगी। मोचिजो पर भी बहुत दबाव था। उसने नदी किनारे जाकर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाला। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आखिरकार श्याओयू आगे आई। उसने तामाको से पूछा उसके दिल में असल में क्या चल रहा है। तभी पता चला तामाको पहले ही समझ चुकी थी कि उसे भी मोचिजो पसंद है। बस मोचिजो इतना काबिल था, उसे बड़े शहर जाकर कॉलेज करना था, जबकि वो खुद बस घर का मोची बिजनेस ही संभाल सकती थी। उसे लगता था वो मोचिजो के लायक नहीं है, इसीलिए वो हिचकिचा रही थी। उस दिन के बाद तामाको मोचिजो को लेकर और भी ज्यादा सोचने लगी। एक झलक देख लेने से भी शर्मा जाती, पर अगर न दिखे तो बेवजह उसकी याद आने लगती। उस दिन स्कूल के बाद एक क्लासमेट ने तामाको को बताया कि वो विदेश पढ़ने जा रहा है। वो खुद भी उलझन में था कि ये फैसला सही है या नहीं, पर फिर भी एक बार कोशिश करने का सोच लिया। क्लासमेट की इस बात ने तामाको को झकझोर दिया। हाँ, आखिर एक बार कोशिश क्यों ना करूं? बिना कोशिश किए नतीजा कैसे पता चलेगा? रिश्ता तो दोनों तरफ से बढ़ने का नाम है ना। दूसरी तरफ मोचिजो को तामाको से देर तक कोई जवाब न मिलने से दिल ही दिल में दुखी होने लगा था। उसे थोड़ा पछतावा भी होने लगा था इजहार करने का। कैफे के मालिक ने उससे कुछ कहा। घर लौटते वक्त मोचिजो ने अचानक देखा तामाको के घर के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है। तभी पता चला तामाको के दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उसी वक्त तामाको भी दादाजी के पीछे बाहर आई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी, आंसू चेहरे पर बह रहे थे। पापा घर पर नहीं थे। तामाको को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उस पल तामाको को अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। पता चला मोचिजो साथ है तो कोई भी मुश्किल नहीं रही। खुशकिस्मती से इलाज के बाद दादाजी की हालत ठीक थी। इससे पूरे परिवार की जान में जान आई। अस्पताल में परिवार वालों का साथ रहना जरूरी था, तो तामाको ने खुद ही दादाजी के पास रुकने का फैसला किया। मोचिजो भी जाहिर है वहां से नहीं गया। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। मोचिजो ने कहा, उम्मीद है आगे भी हम दोस्त बने रहेंगे। पर इस बार तामाको ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल में जैसे कुछ खोसा गया हो। क्या मोचिजो को अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रही? तामाको फिर से उलझन में पड़ गई। अच्छा हुआ सहेलियां फिर आगे आईं। सबकी समझाइश के बाद तामाको ने आखिरकार खुद आगे बढ़ने का फैसला किया, मोचिजो को अपने दिल की बात बताने का। उन्होंने मोचिजो के रास्ते के मोड़ पर घात लगाई, फिर शर्माई हुई तामाको को धक्का देकर आगे कर दिया। तामाको ने बड़ी मुश्किल से दिल की बात कह दी, पर दूर खड़ा मोचिजो तक वो आवाज पहुंची ही नहीं। मजबूरन सहेलियों ने तामाको का फोन छीन लिया और मैसेज के जरिए मोचिजो को इजहार भेज दिया, पर शर्माई तामाको ने उन्हें रोक दिया। फिर वो सब मोचिजो के घर के गेट तक पहुंच गईं, पर मोचिजो को देखते ही तामाको फिर शर्माकर भाग खड़ी हुई। इस तरह इजहार का प्लान फिर नाकाम हो गया। उस रात घर लौटकर तामाको को इत्तेफाकन मां की एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली, जो उन्होंने कभी पापा के लिए गाया हुआ गाना रिकॉर्ड किया था। पर उस रिकॉर्डिंग के आखिर में मां ने अचानक कहा। पता चला उस वक्त मां ने भी पापा को देर तक जवाब नहीं दिया था और लगभग ये रिश्ता खो ही बैठी थी। मां की उस आवाज को सुनते सुनते तामाको को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। अब उसे मोचिजो को जवाब देना ही होगा। नतीजा जो भी हो, बस इतना चाहती थी कि आने वाले वक्त में उसे कोई पछतावा न हो। टला हुआ स्पोर्ट्स फेस्टिवल आखिरकार शुरू हो गया। खुद को संभालकर तामाको ने भी परफॉर्म करना शुरू किया। वो स्टेज पर बैठन लहरा रही थी। आखिर के हाई पॉइंट मोमेंट पर तामाको ने एक बार फिर बैठन उछाला, पर इस बार उसने उसे बड़े आराम से पकड़ लिया, मानो उसने अपना प्यार ही थाम लिया हो। परफॉर्मेंस खत्म होने के थोड़ी देर बाद तामाको को अचानक टीचर का फोन आया। फ्लू फैलने की वजह से क्लासेस कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई थीं, पर मोचिजो से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो टीचर ने तामाको से ये बात मोचिजो तक पहुंचाने को कहा।
पर तामाको ने यह बात मोचिजो को नहीं बताई। उसे लगा क्लास बंद होने के बाद क्लासरूम में कोई नहीं होगा, तब वो बिना शर्माए मोचिजो से दिल की बात कह पाएगी। तो उसने वो जोड़ी वाला टिन फोन निकाला। अगली सुबह जल्दी क्लासरूम में अकेली इंतजार करने लगी, पर मोचिजो का कहीं पता नहीं था। तभी अचानक श्याओलू वहां आई। उसने तामाको को बताया मोचिजो अभी अभी निकलने वाला है, क्योंकि मोचिजो का कॉलेज इंटरव्यू पास हो चुका है, इसलिए उसे जल्दी एडमिशन लेकर वहां सेटल होना है। कुछ सोचे बिना तामाको फौरन बाहर भाग गई। उसे मोचिजो को अपने दिल की बात बतानी थी, दोनों के रिश्ते को एक मुकम्मल जवाब देना था। पर तामाको को नहीं पता था श्याओलू ने झूठ बोला था। मोचिजो सच में ट्रेन से जा रहा था, पर बस किसी काम से बाहर, अगले दिन वापस आने वाला था। अनजान तामाको बस दौड़ती चली गई, गलियों से सड़कों से होते हुए। उस पल वो वक्त से रेस लगा रही थी, बस थोड़ा और तेज भागे तो अपने प्यार को पा लेगी। आखिरकार स्टेशन पर उसे मोचिजो दिखा, जो ट्रेन में चढ़ने ही वाला था। तामाको धीरे धीरे मोचिजो की तरफ बढ़ी। मोचिजो को बेहद हैरानी हुई, उसे ट्रेन के जाने का भी होश नहीं रहा। तामाको ने कुछ सोचकर टिन फोन मोचिजो की तरफ उछाल दिया, फिर मोचिजो से कहा उसमें से एक फोन उसे वापस दे दे। इस बार तामाको ने आखिरकार उसे मजबूती से थाम लिया। यही थी तामाको की प्रेम कहानी। फिल्म यहीं खत्म होती है। उसने अपने प्यार को थाम लिया और अपने खुशहाल भविष्य को भी। भले ही कहानी के कई हिस्से जाने पहचाने से लगें, फिर भी ये दिल को छू लेने वाली धड़कन गहराई से छू जाती है। देखते वक्त होठों पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। वो न कही जा सकने वाली पसंद, सामने वाले की बस एक झलक, चाहे साइड फेस ही क्यों ना हो, पूरा दिन दिल भरा भरा सा लगता है। हमें अपने पुराने वक्त के खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपनी हिम्मत और फैसले का शुक्रिया। जिंदगी की रोजमर्रा की सादगी में ही कभी कभी की हलचल की असली कीमत समझ आती है। बस यही दुआ है तुम और मैं भी कहानी जैसा प्यार पा सकें और उसकी गर्माहट में हमेशा साथ रह सकें। हमें फॉलो करना ना भूलें। अगली फिल्म में मिलते हैं।